तो स्वागत है आपका रैंडम क्वेश्चन सीरीज में। और आज हमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर करना है, तो चलो अब शुरू करता है। आय फोगोमोटो कौन से मेटल से बना है? अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आय फोगोमोटो यूज होता था टाइम स्टोन को यूज करने के लिए, जिससे ज्यादातर सोर्सरर्स डोरमामू के अगेंस्ट में यूज करने वाले थे अल्टीमेट वेपन के तौर पर। और स्टोन डिस्ट्रॉय होने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज इस रिलिक को यूज कर रहा था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। पर आज तक किसी ने ऑफिशियली नहीं बताया कि ये कंटेनर किस मेटल से बना है। कुछ सोर्सरर्स के हिसाब से इसे गोल्ड और ब्रास के कॉम्बिनेशन से बनाया था और मैजिक स्पेल यूज करके इसके प्रॉपर्टीज को एनहांस कर दिया। लेकिन सोर्सरर्स बस ऐसा मानते, किसी ने इसे बनते हुए नहीं देखा। इसलिए अभी के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि आय फोगोमोटो गोल्ड और ब्रास से बना एंशिएंट रेलिक है। स्कारलेट विच वर्सेस काओरी। अब स्कारलेट विच एक क्योस मैजिक यूजर है जो टाइम के साथ अपने मैजिक को कम्प्लीटली डिफरेंट स्केल पर यूज कर रही है। अपने क्योस मैजिक से स्कारलेट विच टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी अटैक्स, रियलिटी मैनिपुलेशन के साथ हेक्स क्रिएशन और ड्रीम वॉक भी कर सकती है। इसने तो कामरताज के सोर्सरर्स और इल्यूमिनाटी के ऑलमोस्ट सारे टीम मेंबर्स को भी कूट दिया। लेकिन काओरी की बात करें तो 16th सेंचुरी से बिलोंग करती है, जहाँ एक दिन टेसरेट के पानी में गिरने की वजह से काओरी को सुपर पावर्स मिली, जैसे टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, एनर्जी मैनिपुलेशन, और ये काफी तेज भी भाग सकती है। इसने तो स्ट्रेंज सुप्रीम से भी फाइट की है और म्यूनर को भी लिफ्ट किया था अपनी पावर्स की वजह से। अब काओरी ने ऑलरेडी स्कारलेट विच के एक वेरिएंट को बीट किया है, लेकिन वो ज़ोंबी वंडा थी, जिसे अपनी पावर्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था। पर स्कारलेट विच डिफरेंट है। वंडा भी टेलीपोर्टेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस जैसी चीजें कर सकती है, इसलिए जो काओरी की पावर्स है वो सब वंडा भी कर सकती है। बट स्कारलेट विच की जो एडिशनल पावर्स है वो उसे काओरी से सुपीरियर बनाती है, जैसे हेक्स क्रिएशन। एक बार काओरी हेक्स की चपेट में आ गई तो क्योस मैजिक को रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। ऊपर से काओरी रियलिटी मैनिपुलेटर नहीं है, इसलिए वंडा ने अपनी आरएम एबिलिटी से काओरी के हाथ गैप कर दिए, तो काओरी पोर्टल नहीं बना पाएगी और ना ही टेलीकिनेसिस को यूज कर सकती है। इसलिए जब तक स्कारलेट विच के पास आरएम एबिलिटी है, काओरी नहीं जीतने वाली। कैन आयरन मैन बीट थैनोस विदाउट एनी इन्फिनिटी स्टोन? अब टोनी स्टार्क एक जीनियस है, ऊपर से इसे टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज है, इसलिए इसने मार्क 85 जैसा सूट बनाया और इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को कुछ देर के लिए कंटेन भी कर लेता है। वैसे मार्क 85 टोनी स्टार्क का बनाया सबसे एडवांस और पावरफुल आर्मर है। लेकिन जब बात आती है थैनोस की, तो इन्फिनिटी स्टोन के बिना भी मैट टाइटन काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिलता है। ये एक इटर्नल है डेविएंट ट्रेड्स के साथ, जो इसकी फिजिकल एबिलिटीज को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। थैनोस 1000 साल का है और इसने कई सारी बैटल्स लड़ी है, इसलिए इसके पास कई सेंचुरीज का बैटल एक्सपीरियंस भी देखने मिल जाता है। साथ में इसके पास डबल एज स्वॉर्ड है, जो हो सकता है ओरू मेटल से बनी हो। अब थैनोस के पास इस बैटल में स्टोन्स नहीं है, इसलिए फाइट स्ट्रेंथ वर्सेस टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी। आयरन मैन के आर्मर्स काफी एडवांस बन चुके हैं, बट एंड गेम में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मार्क 85 के साथ भी टोनी इतना कैपेबल नहीं था कि अकेले थैनोस को नॉकआउट कर दे। टोनी के वेपन्स थैनोस को टेक डाउन करने के लिए कैपेबल नहीं है, और ना ही मार्क 85 इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में थैनोस की स्ट्रेंथ से मैच करे। और इन्फिनिटी वॉर में टोनी मार्क 50 के साथ कल ऑब्सिडियन से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहा था, और उसके बाद भी कल ऑब्सिडियन ने आयरन मैन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। और थैनोस तो कल ऑब्सिडियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैनोस अपनी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और बैटल एक्सपीरियंस का यूज करके आयरन मैन को थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके टेक डाउन कर सकता है। पर अगर टोनी को थैनोस के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता हो, तो प्रेप टाइम लेकर वो थैनोस बस्टर बना सकता है, और सिर्फ इस सिचुएशन में वो थैनोस को 1v1 बैटल में बीट कर पाएगा। वरना टोनी के रेगुलर आर्मर इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है कि मैट टाइटन को बीट कर पाए। स्ट्रोम वर्सेस स्ट्रेंज सुप्रीम। अब पिछले एक हफ्ते से हमने स्ट्रेंज सुप्रीम के बारे में ही बात की है, इसलिए आई होप अब आपको स्ट्रेंज सुप्रीम के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। बट स्ट्रोम को काफी बड़ा पावर अपग्रेड मिला था सीजन 3 में। बेसिकली स्ट्रोम एक म्यूटेंट है जो नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन फिर स्पेसिफिक यूनिवर्स में स्ट्रोम गॉडेस ऑफ थंडर बन चुकी है, जिसकी वजह से अब ये फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और टाइम आने पर ये एसगार्डियन एनर्जी को भी समन कर लेती है, वो भी मल्टीवर्सल स्केल पर। लेकिन वॉचर को बीट करने के लिए इसे वॉचर पावर मिल चुकी है, और अब ये ठंडा पावर के साथ कॉस्मिक पावर भी यूज कर सकती है। इवन वॉचर्स को भी इसके बिजली के झटके लगते हैं। साथ में अब ये मल्टीवर्स में कहीं भी देख सकती है। अब स्ट्रेंज सुप्रीम के 3 वर्जन्स हमें देखने मिले। सबसे पहले ह्यूमन फॉर्म की बात करें तो ये इतना कैपेबल था कि इन्फिनिटी स्टोन को बराबरी की टक्कर दे, इसलिए इजीली वॉचर लेवल बीइंग से फाइट कर लेगा। पर स्टोन के लिए अभी कॉस्मिक पावर न्यू है, उसे काफी टाइम लगने वाला है इस कॉस्मिक पावर को समझने में, इसलिए टाइम स्टोन और डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिक का यूज करके स्ट्रेंज सुप्रीम स्टोन को आउटस्मार्ट कर देगा और गॉडेस ऑफ थंडर को टेक डाउन कर लेगा। रही बात स्ट्रेंज के डीमन फॉर्म की, तो इन्फिनिटी स्टोन भी इनफ नहीं थे इसे मारने के लिए, इसलिए एक लॉन्ग टर्म बैटल में डीमन स्ट्रेंज स्टोन को कूट देगा। और इटर्निटी स्ट्रेंज ने तो सबसे पावरफुल वॉचर को पावरलेस बना दिया था, इसलिए स्ट्रेंज के यूनिवर्स में तो स्ट्रोम की एक नहीं चलने वाली। इसलिए स्ट्रोम काफी पावरफुल बन चुकी है, लेकिन उसे अभी काफी एक्सपीरियंस गेन करना है, इसलिए स्ट्रेंज सुप्रीम स्ट्रोम को बीट कर देगा। इकरस वर्सेस विजन। अब इकरस इटर्नल का एक ऐसा मेंबर है जो नियरली इमॉर्टल रेस से बिलोंग करता है, जिसे सेलेस्टियल आर्शिम ने बनाया था। इकरस 7000 साल पहले प्लैनेट अर्थ पर आया था, और तब से लेकर आज तक इसने कई सारे डेविएंट्स को मार दिया है। पर इटर्नल्स कभी दूसरों के बीच इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए इकरस इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी कई सारे फीट्स लैक करता है।
पर इकरस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड देखने मिलती है। ये अपने आंखों से एनर्जी बीम्स शूट कर सकता है और छोटे मोटे जख्मों को इकरस हील कर लेता है, लेकिन बॉडी पर हैवी डैमेज हो जाए तो एजेक की हेल्प लेनी होती है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी इकरस भी कई बार मरते मरते बचा है। अब विजन की बात करें तो इसे अल्ट्रॉन ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाइब्रेनियम मटेरियल से बनाया है, इसलिए चीजों के आर पार जा सकता है, लेकिन साथ में अपनी बॉडी की डेंसिटी को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से डायमंड जितना ड्यूरेबल भी बन जाता है। विजन के पास भी एनर्जी बीम शूट करने की एबिलिटी है। पहले ये काम माइंड स्टोन से होता था, लेकिन अब वाइट विजन के फोरहेड पे चिप लगी है। अब कुछ पॉइंट्स में इनकी बैटल को ब्रेक डाउन करता है। तो कॉम्बैट स्किल में इकरस ज्यादा बेटर फाइटर है, क्योंकि ये पिछले 7000 साल से फाइट कर रहा है, जबकि विजन बैटल एक्सपीरियंस लैक करता है। लेकिन एजिलिटी का पॉइंट विजन को मिलता है, क्योंकि फेजिंग एबिलिटी की वजह से विजन पर इकरस के फिजिकल और एनर्जी बेस्ड अटैक काम नहीं करने वाले। एनर्जी प्रोजेक्शन के बीच टाई होता है। माइंड स्टोन होता तो मैं सीधा बोल देता कि विजन की बीम ज्यादा पावरफुल है, लेकिन व्हाइट विजन एनर्जी बेस्ड फीट लैक करता है। सेम कहानी इकरस के साथ है। और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में इकरस ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, पर विजन अपने डेंसिटी मैनिपुलेशन की वजह से अपनी स्ट्रेंथ लेवल को एनहांस कर सकता है, इसलिए स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज भी विजन बेटर है। तो कंक्लूजन की बात करें तो दोनों मेंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, बट विजन की फेजिंग उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाएगी। फेजिंग और डेंसिटी मैनिपुलेशन की वजह से इकरस के ज्यादातर अटैक्स यूजलेस रहेंगे, जबकि विजन का हर एक अटैक इकरस को हिट करेगा, इसलिए विजन इकरस को बीट कर देगा। जेनोफेज वर्सेस कार्नेज एंड रियोट। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में गॉड ऑफ डार्कनेस नल ने जेनोफेजेस को बनाया था और इनका काम होता है सिम्बियोट्स को खा जाना। वेनम 3 में कई सारे जेनोफेजेस नल की आजादी की चाबी ढूंढने में लगे हुए थे, पर ये क्रिएचर्स काफी फास्ट होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ लेवल सिम्बियोट की इक्वल देखने मिलती है और ये सिम्बियोट और इंसानों को भी खा जाता है। ये यूनिवर्सल लेवल पर सिग्नल भेज पाते हैं और सिम्बियोट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोनिक साउंड भी प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन रियोट को हमने वेनम 1 में देखा था, जो काफी एग्रेसिव नेचर कैरी करता है, क्योंकि अपने प्लेनेट पर एक वॉरियर था और अपने सिम्बियोट बॉडी से कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन बना पाता है, और इसने वेनम को काफी अच्छी फाइट भी दी थी। और कार्नेज की भी सेम कहानी है, ये वेपन्स और कंस्ट्रक्शन फॉर्म करता है, बस कार्नेज रियोट के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट और एजाइल है, और इन दोनों की वीकनेस सेम है, फायर और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। अब जब जेनोफेजेस इन दोनों के सामने आएंगे तब रियोट और कार्नेज मिलकर इस पर अटैक कर देंगे, पर क्योंकि जेनोफेजेस खुद को हील कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों के कई सारे अटैक वेस्ट होने वाले हैं। साथ में जेनोफेजेस का काम ही है सिम्बियोट्स को खाना, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इतने सारे सिम्बियोट्स मिलकर भी स्ट्रगल कर रहे थे एक जेनोफेज को बीट करने के लिए। इसलिए रियोट और कार्नेज भले काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनकी ज्यादा नहीं चलने वाली। इनफैक्ट जेनोफेज ने अगर सिर्फ अपनी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड रिलीज कर दी तो रियोट और कार्नेज दोनों अपने होस्ट से अलग हो जाएंगे, इसलिए एक जेनोफेज रियोट और कार्नेज दोनों को बीट कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर सीजन 1, 2 एंड 3। अब मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर शॉर्ट में तीनों सीजन की मोस्ट पावरफुल बीइंग्स की बात करूँ तो फर्स्ट सीजन में इन्फिनिटी अल्ट्रॉन सबसे पावरफुल था, सेकंड सीजन में सबसे पावरफुल था स्ट्रेंज सुप्रीम, और थर्ड सीजन में सबसे पावरफुल थे ये तीनों वॉचर्स। सेम क्वेश्चन कंटिन्यू होता है सीजन 3 के बाद, क्या स्ट्रेंज सुप्रीम तीनों वॉचर, लोकी, इटर्निटी, नल, वॉटिफ वाली आगाथा से ज्यादा पावरफुल है? तो ये तीनों वॉचर्स स्ट्रेंज सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनकी फीट्स काफी अच्छे। इन्होंने इजीली इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को एक झटके में बीट कर दिया, और ये चाहे तो किसी भी बीइंग को उसके वेरिएंट्स के साथ खत्म कर सकता है, और ये एबिलिटी स्ट्रेंज सुप्रीम के पास नहीं है, इसलिए वॉचर्स ज्यादा पावरफुल है। फिर लोकी की बात करें तो गॉड ऑफ मल्टीवर्स सारे टाइमलाइंस को पकड़ के बैठा हुआ है, और इन टाइमलाइंस में इन्फिनिट यूनिवर्सेस है, जिसमें से एक स्ट्रेंज सुप्रीम का यूनिवर्स भी है। तो अगर लोकी ने स्ट्रेंज सुप्रीम के टाइमलाइन को अलग कर दिया तो स्ट्रेंज सुप्रीम का यूनिवर्स वही बर्बाद हो जाएगा, इसलिए लोकी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद इटर्निटी की बात करें तो इटर्निटी के जो यूनिवर्सल अवतार है वो और स्ट्रेंज सुप्रीम यूनिवर्सल स्केल पर इक्वल देखने मिलेंगे, लेकिन जो इटर्निटी का रियल अवतार है वो मल्टीवर्सल इटर्निटी है, जो कॉस्मिक अथॉरिटी में ऊपर है, इसलिए स्ट्रेंज अभी इतना कैपेबल नहीं है कि असली इटर्निटी को मार पाए। फिर नल एक गॉड ऑफ डार्कनेस है, लेकिन नल की भी सबसे बड़ी फेट एक प्लैनेट को टेक ओवर करना है। नल पावरफुल है, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पर वो स्केल नहीं करता, इसलिए नल हार जाएगा सीजन 3 स्ट्रेंज के सामने। हाँ, अगर सीजन 1 या सीजन 2 का स्ट्रेंज होता तो बात अलग थी। नल के नेक्रोसॉर्ड किसी की भी इमोर्टेलिटी को खत्म कर सकती है, इसलिए नल चाहे तो अपने डार्कनेस पावर और नेक्रोसॉर्ड का यूज करके सीजन 1 और सीजन 2 स्ट्रेंज को बीट कर देगा, पर सीजन 3 को बीट करना नल के लिए इम्पॉसिबल है। और आगाथा की बात करें तो इसने सेलेस्टियल पावर एब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से खुद को एक सेलेस्टियल लेवल मैजिक यूजर बना चुकी है। लेकिन आगाथा अभी एक लो लेवल सेलेस्टियल है, जो मैक्सिमम मल्टी गैलेक्सी लेवल बीइंग होता है, जबकि कई सारी गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स बनाती है, इसलिए आगाथा पावर लेवल में काफी लो स्केल करती है। सो स्ट्रेंज सुप्रीम आगाथा को बीट कर देगा, लेकिन सिर्फ अपने स्पेसिफिक यूनिवर्स में। लेकिन इसी के साथ आज की रैंडम क्वेश्चन सीरीज यही खत्म होती है। अब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।